सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले 2 सेशंस से हम कविता पढ़ रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की घर की याद। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें इस कविता में हम पढ़ चुके हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी के घर के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके पिताजी, उनकी माता, उनके भाई और उनकी बहनों के बारे में। और भी बहुत सारी चीजें भवानी प्रसाद मिश्र जी इस कविता में लिखते हैं। कहते हैं कि आप सावन को एक संदेश दे रहे हैं कि आप मेरे माता पिता को, मेरे घर वालों को कभी भी मेरे दुख के विषय में मत बताना। तो इसी तरह की बहुत सारी बातें हमने अपने पिछले 2 सेशंस में इस कविता में पढ़ी और आज भी कविता का कुछ शेष भाग जो है वो हमारा शेष रह गया है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। फिर पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, उन्हें हम करेंगे। तो सभी बच्चे बिल्कुल कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि साथ के साथ मैं आपको कहती हूँ कि आपको जितनी भी बातें समझ में आती हैं, जो चीजें समझ में आती हैं, जो भी भावार्थ आपको लगता है कि आपको उसको लिखना है, ये आपके पाठ के लिए आवश्यक है, तो आप उसको अपनी कॉपी में लिखिए, क्योंकि मैं बार बार आपको रिपीट करवाती हूँ। और आज भी मैं, क्योंकि आज हमारी जो कविता है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो रिवीजन फटाफट से एक बार कविता का करेंगे, फिर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो रेडी हो जाइए आप सभी, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। हम अपनी कविता के बिल्कुल अंतिम जो कुछ पंक्तियां थी, ये हमारी शेष रह गई थी कविता की कुछ अंतिम पंक्तियां, कि जहां पर कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी एक सावन को संदेश दे रहे हैं, सावन को बता रहे हैं कि तुम मेरे दुखी होने का संदेश, मेरे परेशान होने का संदेश, क्योंकि जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि अंग्रेज शासन जो थे, अंग्रेजी शासक जो थे, ब्रिटिश शासन जो था, वो हमारे देश के लोगों पर, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर बहुत अधिक अत्याचार करते थे, बहुत ज्यादा उन्हें परेशान किया जाता था। उन्हें जेल में जब बंद किया जाता था तो ना तो उन्हें कोई भी वहां पर सुविधा दी जाती थी, ना तो उन्हें अच्छे से खाना दिया जाता था पेट भर के, और ना ही रोने दिया जाता था, ना ही चैन से जीने दिया जाता था। और आते जाते अंग्रेज सिपाही जो थे वो उनसे अभद्र भाषा में बात किया करते थे। तो बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारे कष्ट हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद में दिए जाते थे, जेल में दिए जाते थे, जब वो आंदोलनों में हिस्सा लेते थे। तो इसी तरह की यहाँ पर बातें भवानी प्रसाद मिश्र जी के साथ भी हुई थी, जब उन्होंने अपने भारत के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था और वो जेल गए थे। तो यहाँ पर क्योंकि वो अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं, वो देख पा रहे हैं जेल में रहकर भी उनके घर में लोग कितने ज्यादा दुखी हैं, कितने ज्यादा परेशान हैं उनके लिए। तो वो कह रहे हैं, सावन को संदेश दे रहे हैं कि तुम बताना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ, काटने में व्यस्त हूँ, वजन मेरा जो है वो 70 सेर हो गया है, और भोजन मेरा ढेर है। यानी कि भोजन मेरा, मैं बहुत ज्यादा भोजन करता हूँ और बिल्कुल भी मैं कमजोर नहीं हूँ, अच्छा खासा मैं यहाँ पर हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर झेलता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पर हंसी खुशी रहता हूँ और दुख भी झेल रहा हूँ, लेकिन उस दुख से मुझे कोई परेशानी नहीं है। उस दुख को मैं इस काम के साथ साथ, यानी कि मैं कूद रहा हूँ, खा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो इसमें अगर थोड़ा बहुत दुख भी है तो मैं उसको हंसकर सह लेता हूँ, हंसकर। यूं न कहना, और यूं कहना मस्त हूं मैं, यूं न कहना अस्त हूं मैं। और तुम कहीं मेरी इस बात को बताते बताते
मेरे बारे में बताते बताते कहीं तुम ये ना कह देना कि मैं अस्त हूँ या दुखी हूँ या अब मैं अपने ही अस्तित्व को खोने जा रहा हूँ, मैं भूल चुका हूँ मैं क्या हूँ। ऐसा तुम उनको बिल्कुल भी मत बताना। हाय रे ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। हाय रे ऐसा ना कहना। अब वो सावन को बार बार सचेत कर रहे हैं, बार बार सावन को समझा रहे हैं कि तुम ऐसा वैसा कुछ मत कह देना उनसे कि तुम मेरी पीड़ा को यहाँ पर देख रहे हो, तुम मेरे दुख को यहाँ पर देख रहे हो, तो ये सारी बातें तुम्हारा जो ये सावन है, तुम कितना भी बरस लो लेकिन उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए मेरे कारण। यानी कि तुम उन्हें मेरी कुछ ऐसी याद ना दिला दो कि जिससे उन्हें दुख हो। तो कोई हाय रे ऐसा ना कहना है कि वैसा ना कहना, जो है, जो चल रहा है, जो यहाँ पर होता है, ऐसी बातें तुम कभी भी उनको मत बताना। मेरे परिवार वालों को, मेरी फैमिली वालों को ऐसी बातें मत बताना। कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। कह न देना कि मैं जागता हूँ, यानी कि रात रात भर मुझे नींद नहीं आती है, मैं परेशान रहता हूँ। तो ये सारी बातें तुम बिल्कुल भी मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को मत बताना। आदमी से भागता हूँ, यहाँ पर हर एक सिपाही जब आगे से गुजरता है तो मुझे उससे डर लगता है, यानी कि इंसानों से, क्योंकि उनकी क्रूरता इतनी ज्यादा है, अंग्रेज शासन की, ब्रिटिश शासन की क्रूरता इतनी ज्यादा है कि अब उनके सिपाहियों से डर लगने लगता है। कभी वो बिना बात के कोई भी सजा दे देते हैं, कोई भी अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी भी किसी काम में लगा देते हैं। यानी कि वहां पर जिंदगी और मौत का कोई भी भरोसा नहीं है कि कब वो कैसा व्यवहार तुम्हारे साथ करे और तुम्हारे प्राण ही निकल जाएं। तो इस तरह का व्यवहार वहां पर होता है। तो कवि कह रहे हैं कि कह न देना जागता हूं, यानी कि इसी कारण कि क्या हमारा देश कभी आजाद हो पाएगा, इसी तरह की स्थिति अगर हमेशा बनी रही तो इस बेचैनी में, इस परेशानी में मुझे नींद नहीं आती, मैं रात भर जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, यानी कि आदमी से मैं परेशान हूँ। यहाँ पर जो लोग हैं मैं उनसे भय में हूँ या डरा हुआ हूँ, या उनको मैं इंसान ही नहीं समझता क्योंकि उनके कृत्य इंसानों जैसे नहीं है। कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझूं कौन हूं मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। तो कवि यहाँ पर फिर से सावन को समझा रहे हैं, कह न देना मौन हूं मैं, क्योंकि कवि एक कवि है और उनका काम है कि वो कविताएं लिखते हैं, कविताएं गाते हैं, अपनी पुस्तकें लिखते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी, मेरे फैमिली वालों को, मेरे परिवार वालों को कभी तुम ये मत कह देना कि अब मैं मौन हो चुका हूं, यानी कि मेरे अंदर अब कुछ भी बचा नहीं है। खुद न समझूं कौन हूं मैं, यानी कि मैं धीरे धीरे अपने अस्तित्व को भूल रहा हूं कि मैं क्या था, मैं क्या हूं, मैं अपने आप को यहाँ पर भूल चुका हूँ। मैं अब समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अपने बारे में कि मैं आखिर कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या वैल्यू है। तो मैं अपने अस्तित्व को धीरे धीरे यहाँ भुलाता जा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें, कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझूं कौन हूं मैं, देखना कुछ बक न देना। तो ऐसी वैसी कोई बातें तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। तुम कहीं बातों बातों में, तुम कहीं अपने ही जोश में, अपने ही उत्साह में, जो सावन इतना ज्यादा तेज बरस रहा है, इतना तेज पानी बरस रहा है, और इसमें तुम अपने ही उत्साह में, अपने ही जोश में, देखना कि कुछ बक ना दो, कुछ कह ना दो मेरी फैमिली के सामने में, मेरे परिवार के सामने, क्योंकि वो लोग पहले से ही मेरे दुख में दुखी हैं। और मैं और अपने बारे में बताकर कि मैं कैसे जी रहा हूँ, क्या क्या मेरे साथ यहाँ पर हो रहा है, किस तरह का मेरा जीवन चल रहा है, ये सारी बातें बताकर मैं उन्हें और कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। तो उन्हें कोई शक न देना, थोड़ा सा भी शक उन्हें नहीं होना चाहिए कि मैं जेल में हूं तो परेशान हूं, दुखी हूं, जबकि उन्हें तुम
प्राउड फील करवाओ, उन्हें तुम घमंड फील करवाओ कि हमारा बेटा देश के लिए जेल में है, देश को आजाद कराने में लगा हुआ है, लाखों भारतीयों की उम्मीद बना हुआ है कि कभी न कभी हमारा देश आजाद होगा, हम भी अपने स्वतंत्र भारत में सांस लेंगे। तो हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। फिर से सावन से विनती करते हैं, फिर से सावन से कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन। तो हे सजीले हरे सावन के विषय में मैंने आपको बताया था कि सावन का महीना जो होता है, चारों तरफ जब हरियाली ही हरियाली होती है, मानो प्रकृति ने सुंदर एक रूप धारण किया होता है उस समय पर, जब हरियाली चारों तरफ होती है। किसी भी तरह की आप जगह देखोगे वहां पर हरियाली आपको दिखाई देगी चारों तरफ, और कहीं पर तालाब आपको दिखाई देगा, कहीं पर पानी का स्रोत फूटा हुआ आपको दिखाई देगा। तो प्रकृति का नजारा जो होता है वो एक अलग ही होता है सावन के महीने में, यानी कि वर्षा ऋतु में। तो और सावन का महीना जो होता है वो भगवान शिव का महीना होता है, पुण्य और पावन महीना होता है, पुण्य प्रदान करने वाला महीना होता है। तो इसीलिए सावन को रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ संबोधित करते हुए यहाँ पर कवि कह रहे हैं, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। यानी कि तुम भले ही कितना बरस लो, तुम भले ही कितनी ही वर्षा कर लो, कितना ही पानी बरसा लो, लेकिन मेरे परिवार वालों के आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा भी कष्ट मेरे कारण नहीं होना चाहिए। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई कविता घर की याद हमने आज कंप्लीट कर ली है। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी कविता, बहुत प्यारी सी कविता हमने एक पढ़ी, और किस तरह जैसे कि यहाँ पर पूरी कविता दी गई है। तो इस कविता में मैंने आपको बार बार, जब भी हम नया सेशन शुरू करते हैं तो मैं पिछले सेशन के बारे में आपको बताती हूँ कि हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था। तो आज क्योंकि हमें थोड़े से प्रश्न उत्तर इस कविता से करने हैं, तो थोड़ा सा एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कविता को। आप सभी ध्यान से सुनिए। इससे पहले किसी बच्चे ने अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाए हो, या किसी कारणवश आप इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए हो इससे पहले वाले सेशंस को, तो फटाफट यहाँ से देखिए। एक बार फिर से हम कविता को रिवाइज करेंगे, फिर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो जैसे कि कविता का नाम है घर की याद, और कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, और भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है। आप सबसे पहले भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि किस तरह का उनका जीवन रहा है, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में काम किए हैं, और किस तरह की कविताओं में उनकी भाषा शैली रही है, और वो हमारे देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उनमें भी उन्होंने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और ये जो कविता उन्होंने लिखी थी अपने जेल प्रवास के दौरान ही लिखी थी, यानी कि जब वो स्वतंत्रता आंदोलन में थे और उस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था, तो अपने जेल की यात्रा के दौरान उन्होंने इस कविता को लिखा था। और कब लिखा था? जबकि सावन का महीना था और बहुत अधिक वर्षा हो रही थी, यानी कि बहुत ज्यादा वर्षा हो रही थी, चारों तरफ पानी ही पानी था। और यही देख के भवानी प्रसाद मिश्र जी को भी अपने घर की याद, यानी कि अपने घर का जो नजारा है, उनका घर एक भरा पूरा परिवार है जिसमें 5 भाई हैं और 4 बहनें हैं, उनके माता पिताजी हैं। तो इस तरह का एक भरे पूरे परिवार से भवानी प्रसाद मिश्र जी आते हैं, और उसी परिवार की याद उन्हें अभी इस समय आ रही है जब बहुत अधिक वर्षा हो रही है। उनकी आंखों में उनके परिवार का वो नजारा तैर रहा है। तो यहाँ पर जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं वो सावन के बारे में कहते हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। यानी कि मेरा जो मन है वो अपने घर की यादों से घिर रहा है, यानी कि चारों तरफ से मेरे मन को मेरी घर की यादों ने घेर रखा है। बहुत पानी घिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर है कि मुझसे दूर है जो घर खुशी का
पूर है जो, यानी कि वो घर जो मुझसे आज बहुत दूर है, और घर खुशी का पूर, पूर यानी कि भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ जो घर है। देखिए, घर में भले ही सुख संसाधन कम हो, लेकिन हमारे परिवार के सदस्यों का जो संबंध एक दूसरे से होता है, एक प्रेम जो एक दूसरे के साथ होता है, तो वो प्रेम हमारे सारे संसाधनों की कमी को भी पूरा कर देता है। जब हम अपने परिवार के पास होते हैं, अपने सगे संबंधियों के पास होते हैं, तो हमें किसी भी सुख संसाधन की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम खुश रहते हैं, हमें आराम लगता है, हम बिल्कुल मजे में होते हैं। तो वही आज भवानी प्रसाद मिश्र जी भी मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि मेरा जो परिवार है वो खुशियों से भरा हुआ परिवार है, और आज जब चारों तरफ वर्षा हो रही है तो वो परिवार मेरी आंखों के सामने तैर रहा है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, मेरे घर में 4 भाई हैं, और मेरी बहन जो मायके आई हुई है, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, यानी कि बहन पिताजी के घर आई हुई है। और हर लड़की के लिए बहुत ज्यादा खुशी का पल होता है जब वो अपने ससुराल से मायके रहने के लिए आती है। लेकिन आज उसकी बहन, यानी सॉरी, कवि की जो बहन है, उनकी जो बहन है, वो आज बिल्कुल भी खुश नहीं है, यानी कि क्योंकि आज वो घर जो है दुखी है, उसका मायका दुखी है, तो लड़की कैसे खुश हो सकती है। तो कवि कहते हैं, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, यानी कि यहाँ तो आज दुख छाया हुआ है। ऐसे घर से सब जुड़े हैं, और इस घर में क्या है, 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। भाई भुजा के समान मजबूत हैं, बलशाली हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां उन्होंने पकड़ी हुई हैं, और बहनें जो हैं वो इस घर के प्रेम का प्रतीक हैं। और अब अपनी माता के बारे में बताते हैं कि मेरी माता बिना पढ़ी लिखी है, और लेकिन फिर भी वो हमेशा मेरे दुख में गड़ी रहती है, और मेरी माता का जो प्रेम है वो मुझे यहाँ पर भी महसूस होता है, और यहाँ पर जेल में भी मुझे अपनी माता का प्रेम जो है प्रेम महसूस मैं कर सकता हूँ। अब और पिताजी के बारे में बताते हैं कि मेरे पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। तो अपने पिताजी के विषय में बताते हैं कि पिताजी उनके जो हैं, आज वो बुढ़ापे की अवस्था में है, लेकिन उनको बुढ़ापा जरा सा टच भी नहीं किया हुआ है। वो एक क्षण के लिए भी बुढ़ापा अभी उन्हें नहीं आया हुआ है। वो अभी भी दौड़ सकते हैं, वो अभी भी खिलखिला सकते हैं, मौत से भी उनको डर नहीं लगता। शेर भी उनके सामने आ जाए तो वो बिचकते नहीं है, डरते नहीं है। बोल में बादल गरजता है, यानी कि उनकी आवाज अभी भी इतनी कड़क है, और काम में झंझा लझरता। कोई भी काम करते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा वो उत्साह और जोश अपना दिखाते हैं। और कहते हैं कि बहुत उनका जो रूटीन है, सुबह से उनका रूटीन शुरू हो जाता है। वो गीता का पाठ करते हैं, दंड करते हैं, मुद्गर हिलाते हैं, यानी कि एक्सरसाइज करते हैं। और जब फिर बताते हैं कि ये सब करने के बाद जब वो अपने काम से नीचे आते होंगे और वो देखते होंगे कि अपने घर में देखते होंगे कि यहाँ पर जो भाई बहन है वो बैठे हुए हैं साथ में, लेकिन अचानक जब उन्हें 5वें की याद आ जाती है, जो उनका 5वां पुत्र है, उनकी याद जब आ जाती है तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अब कवि बताते हैं कि वो 5वां पुत्र जो है मैं हूं, वो अभागा लड़का मैं हूं, और जिसे मेरे पिताजी हमेशा सोने पर सुहागा कहा करते थे। यानी कि मेरे 4 बेटे हैं, वो सोना है, लेकिन मेरा 5वां बेटा उन चारों पर भी सुहागा है, यानी कि अच्छे से भी और अच्छा। सोना अर्थात अच्छे हैं, लेकिन अच्छे से भी और अच्छा, बहुत अच्छा, यानी कि मेरा 5वां बेटा जो है वो सोने पर सुहागा है। तो आज वो कहते हैं कि आज उनके जो स्वर्ण बेटे हैं, जो 4 स्वर्ण बेटे हैं, वो भी उन्हें अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि 5वां तो मैं यहाँ पर बंधा बैठा हूँ, जो सुहागा है, यानी कि जो सबसे अच्छा है वो तो बंधा हुआ बैठा है जेल में, तो वो 4 बच्चे भी उन्हें कैसे अच्छे लग सकते हैं। और इसी क्रम में उनकी माता उन्हें समझाती है कि आप मत रोइए, आप दुखी मत होइए, क्योंकि मेरा आपका जो बेटा है वो आप पर ही गया है, और
आपकी ही तरह वो काम कर रहा है, लेकिन अगर वो अपने कर्तव्य से पीछे हटता, अगर वो ये नहीं करता, तो शायद मुझे भी अपनी कोख पर लज्जा होती कि मेरे बेटे ने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ काम नहीं किया, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। और इसी को समझाते हुए अब कवि सावन को बता रहे हैं कि देखिए मेरा परिवार जो है वो इतना ज्यादा दुखी है, इतना ज्यादा परेशान है, तो तुम्हें और दुख देने की आवश्यकता मेरे परिवार को नहीं है। तो आज का सेशन हमने यहाँ से शुरू किया था, इसमें हमने ये सारी चीजें जो पढ़ी थी वो आपको समझ में आई होगी। अब पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हमारे यहाँ पर हैं, बहुत ही कम प्रश्न मैंने आपके यहाँ पर लिए हैं जो कि केवल महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनके हम फटाफट से उत्तर कर लेंगे। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, पानी के रात भर गिरने से और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। यहाँ पर कवि ने एक पंक्ति अपनी लास्ट में कही थी कि रात भर पानी गिर रहा है, प्राण मन घिर रहा है। तो पानी गिरने से यानी कि जब वर्षा हो रही है, जब वर्षा होती है तो एक अलग ही माहौल हमारी प्रकृति का होता है, एक अलग ही हमारी प्रकृति में चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जब कवि जेल में बैठे हुए हैं और वो परेशान हैं, दुखी हैं, तो उस समय वो कहते हैं कि चारों तरफ से जब वर्षा हो रही है तो चारों तरफ से मेरे मन को मेरे घर की यादों ने घेर रखा है। जिस तरह पानी चारों तरफ भरा हुआ है, जब पानी बरसता है तो चारों तरफ वर्षा का जल भर जाता है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो मैदान हो, चाहे कोई भी और जगह, चारों तरफ क्या होता है, वर्षा का पानी भर जाता है। तो ठीक उसी तरह कवि यहाँ पर बताते हैं, ठीक उसी तरह आज मेरा प्राण और मेरा मन भी घिरा हुआ है मेरे घर की यादों से, मेरे घर की कुछ जो बातें हैं उनसे। तो इसीलिए यहाँ पर प्राण मन घिरने से और वर्षा होने से, यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह से इस बात को बताया गया है कि सावन की झड़ी के साथ साथ घर की यादों की झड़ी भी कवि के मन में आ रही है। अगला प्रश्न है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। अभी यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि उनकी जो बहन है वो मायके आई हुई है, तो कवि ने यहाँ पर अपने घर को परिताप का घर क्यों कहा। देखिए क्योंकि यहाँ पर वो अपने मायके आने पर अपने घर वालों से मिलने की खुशी में आती है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब उसे पता चला कि उसके 5 भाइयों में से एक भाई तो जेल में है, तो ये उसके लिए एक दुख की बात हो गई और वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। इसीलिए कवि ने उस घर को परिताप का घर कहा है। अगला प्रश्न है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा है। ये प्रश्न तो आप होमवर्क में करेंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कई बार मैंने रिपीट कर दिया है और बहुत सारी विशेषताएं यहाँ पर कवि के पिताजी की बताई गई हैं, तो आप इसे होमवर्क में करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द का प्रयोग की विशेषता बताइए। 3 से 4 बार बस शब्द का प्रयोग एक ही पंक्ति में हुआ था कि मैं मजे में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। तो 4 से 5 बार यहाँ पर बस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस शब्द का यहाँ पर पहली बार जो प्रयोग हुआ है वो इसीलिए प्रयोग हुआ है कि कवि घर पर नहीं है। दूसरी बार जो प्रयोग हुआ है कि वो घर से दूर रहने के लिए विवश है, इसलिए प्रयोग किया है। तीसरी बार उसकी लाचारी और विवशता को दिखाया गया है। चौथी बार इसमें कवि के मन की व्यथा, यानी कि कवि के मन का जो दुख है उसको दर्शाया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बस शब्द की विशेषताएं हैं उसको भी शायद आप लिख सकते हैं। हिंट मैंने आप लोगों को दे दी है। तो अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तरों में, तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। और पिताजी के व्यक्तित्व की विशेषताएं, ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं।
तो बच्चों, आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। घर की याद पाठ हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी बहुत अच्छे से आ गया होगा। पाठ से जुड़े हुए कुछ मुख्य जो प्रश्न हैं वो भी हमने पढ़ लिए हैं। एक प्रश्न जो बहुत ही प्यारा है कि पिताजी की विशेषताएं बतानी है, तो पाठ में बहुत सारी जगह उनके पिताजी की विशेषताओं को बताया गया है। तो ये प्रश्न इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया है। तो हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।